हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज डिस्कशन की। आगे बढ़ें उससे पहले देखिए भुवन बम की कहानी से आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अबाउट दिस ऑन टेलीग्राम। ये एक सिंगिंग करते थे रेस्टोरेंट के अंदर, अपनी रोजी रोटी के लिए सिंगर बनने का ख्वाब था, और आज देखिए इनकी तकदीर जो है इनको कहाँ पे लेके आ गई है। लेकिन क्या सिर्फ तकदीर लेके आई है? तो ये गलत जवाब है भाई। इन्होंने बहुत मेहनत करी है उसके पीछे। हम लोग ना हमेशा क्या करते हैं, कोई भी बंदा होता है तो हम देखते हैं यार ये इसने जो है ना ये सक्सेस प्राप्त करी है, वो यहाँ पे है, लेकिन भाई जो पहाड़ पे वो नीचे से ऊपर तक की जो उसने डिस्टेंस तय करी है ना, वो कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो ये वाली चीज है, बहुत मेहनत लगती है तभी किस्मत भी साथ देती है। इसलिए मेहनत करो, विश्वास रखो अपने ऊपर और सपने बड़े देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का आर्टिकल ना काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी अभी न्यूज में चल रहा है। वाई इज द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ? ठीक है, तो ये जोशीमठ में लैंड क्यों सिंक कर रही है, वहां पे क्या हो रहा है? देखो जोशीमठ में हो क्या रहा है, वहां पे लोग ना अपने घर पे उठे और उन्होंने देखा कि उनके घरों में दरारें आने लगी हैं। आप ये सोचिए, अगर आप लोग जिस घर में रहते हैं, आप ये सोचेंगे आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से वो घर बनवाया है और अचानक से उसके अंदर दरारें आने लगे, तो आपके दिमाग पे आपके ऊपर क्या बीतने वाली है? जोशीमठ के लोगों के साथ यही हो रहा है। इस तरीके के बड़े बड़े क्रैक्स ना वहां पे काफी सारी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है, कारण पे हम आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जोशीमठ की ना लोकेशन जान लो। तो देखिए आपके उत्तराखंड के अंदर जो है ना, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के ये स्थित है। ठीक है, जिसको हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। देखो शंकराचार्य जी को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है हिंदू रिलीजन को रिवाइव करने में। उन्होंने ऐसे 4 मठ बनवाए थे। मेरा आज आप लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर रिसर्च करना कि 3 मठ इसके अलावा कौन थे। चौथा जो मठ था वो जोशीमठ था। तो जोशीमठ, या जिसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, इसी तरीके से नाम है इसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश का मिलिट्री का भी एक कैंट है। मतलब क्योंकि ये चाइना के पास स्थित है, तो यहाँ पे आर्मी का भी कैंट है, आर्मी का भी एक छोटा सा बेस है जोशीमठ के अंदर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ की सड़कों पे लोगों के घर में ना इस तरीके के क्रैक्स आते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जोशीमठ ना लैंडस्लाइड के द्वारा बना हुआ एक पहाड़ टाइप का एरिया था, जिसके ऊपर लोगों ने बसना शुरू कर दिया, सरकारों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए कोई भी सरकार आती है उसे 5 साल का सोचती है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचती है। तो हुआ क्या कि भाई लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर कंस्ट्रक्शन किया, जबकि ये बात साफ थी, पहले ही बता दिया गया था कि ये जगह जो है डेडिकेटेड है, यहां पे कंस्ट्रक्शन ना करिए। लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात को सुना नहीं, और सरकारें जो हैं अपने अपने टाइम पे यहां पे कंस्ट्रक्शन करवाती गई, जिसके वजह से अब ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये जगह ना सिर्फ ये नहीं है कि अभी पहली बार इस तरीके का डिसास्टर यहां देखने को मिल रहा है। इससे पहले यहां पे फ्लड्स आए थे, चमोली डिसास्टर के नाम से हमने देखा था 2021 के अंदर, है ना। करीबन 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी उसके अंदर भी। तो ये वाली एक चीज थी। इसके बाद अगर हम उत्तराखंड की स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात सुने, तो हो क्या रहा है यहां पे? देखिए कुछ बड़े कारण रहते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के डिसास्टर पहले भी देखने को मिले हैं। एक तो मेट्रोलॉजिकल रेजिमा चेंजेस, अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न्स, यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न जो है काफी चेंज होता रहता है, तो ये कारण बताया जाता है। ह्यूमन एक्शन इन हाई रिस्क एरियाज, आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इसी वजह से ये एरिया जो है ना हमेशा प्रोन रहा है किस चीज के लिए? डिसास्टर्स के लिए। अब आते हैं, क्या ये पहली बार था जब सरकार को ये चीज का आभास हुआ कि जोशीमठ में चीजें खतरनाक हो सकती हैं? तो नहीं। 1964 के अंदर एमसी मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। क्या नाम है इस कमेटी का? एमसी मिश्रा कमेटी। ये हैं आपके एमसी मिश्रा साहब। तो डॉक्टर एमसी मिश्रा कमेटी के द्वारा ये बात साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सरकार को कह दी गई थी कि जोशीमठ जो है ना, ये एक डिसास्टर प्रोन एरिया है और यहां के अंदर जो है ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। यहां पे ज्यादा अगर इसके ऊपर लोड जाएगा तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। इन्होंने देखिए कहा था, जोशीमठ इज सिचुएटेड एन ओल्ड लैंडस्लाइड जोन, जोशीमठ कुड सिंक इफ rampant development is unchecked. The committee recommended that substantial construction should be prohibited in the
विसिनिटी ऑफ जोशीमठ, लेकिन किसी भी सरकार ने इन बातों को नहीं सुना और अब उसके लिए वहां के लोग जो हैं भुगत रहे हैं। तो ये थी ये वाली कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। वीपी सेज कोर्ट कैन नॉट डाइल्यूट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो जगदीप धांकर साहब जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा है कि भैया लेजिस्लेचर अगर कुछ क्रिएट कर रहा है, कोई लॉ बना रहा है, तो कोर्ट उसको खारिज करने वाली कोई नहीं होती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं होता है। इस तरीके की बात इन्होंने कही है, तो वही ये न्यूज में है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ खास है नहीं। RRR नट्टू नट्टू विंस गोल्डन ग्लोब, कल से आपने कितनी बार पढ़ लिया होगा। हैदराबाद बेस्ड म्यूजिक कंपोजर MM किरवानी, इनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर SS राजमौली डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म RRR के लिए 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में, ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। एशिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एशियाटिक मूवी को ये अवार्ड मिला है। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। और साउथ की फिल्म धीरे धीरे आप देख ही रहे हो कि पैन इंडिया में किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और अब सिर्फ इंडिया नहीं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कमा रही हैं। ठीक है। उगांडा डिक्लेयर्स एंड टू इबोला आउटब्रेक्स विच क्लेम्ड 55 लाइव्स। इबोला क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं न्यूज तो जो भी थी। इबोला वायरस डिजीज, जिसको हम EVD भी शॉर्ट में बोलते हैं, EVD फॉर्मली नोन एज इबोला हेमोग्राफिक फीवर, इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड स्प्रेड्स इन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। मतलब एनिमल से भी ह्यूमन को हो सकता है और आपके ह्यूमन टू ह्यूमन भी जा सकता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1976 नियर द इबोला रिवर, जिसको आज की डेट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए। रशिया टू सेंड रेस्क्यू कैप्सूल ऑन February 20 टू रेस्क्यू क्रू फ्रॉम ISS। थोड़ा सा पहले इस कहानी को जानते हैं, फिर ISS के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया अपने कुछ क्रू को स्पेस कैप्सूल को भेजने वाला है, क्योंकि उनके कुछ क्रू वहां पे फंस गए हैं। हुआ क्या था, देखिए रशिया ने ना वहां पे, मुझे अभी नाम उसका याद नहीं आ रहा, द सोयूज MS-23, मैं लिख देता हूं, द सोयूज MS-23 फरवरी 20, 2023 को ये लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट दैट वाज ड्यू टू रिटर्न देम, ये इनको लाने वाला था, बट ये ड्यू टू वहां पे डेब्रिक्स, जानते हो जैसे जो स्पेस में वेस्ट होता है, उससे टकरा कर ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब उनको वापस लाने के लिए रशिया जो है अपनी कैप्सूल भेजेगा। ठीक है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, एक बार चलो पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम आते हैं। रशिया सेड ऑन वेडनेसडे इट वुड सेंड अ रेस्क्यू कैप्सूल February 20 फॉर 3 crew ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन after a meteoroid damaged the spacecraft that was due to return them to the earth. The Soyuz MS-23 launch in February 2023 is an unmanned mode, Russia Space Agency Roscosmos said। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। कोई इसमें आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए। इसमें देखो आई थिंक डेट गलत लिखी हुई है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, ये डेट आई थिंक गलत टाइप है, 2023 कहां से आ गया। रशियाज रोल इन मेंटेनिंग द ISS, क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्ल्ड की 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा ओन किया जाता है। रशिया की रोस्कोमोस, जाक्सा ऑफ जापान, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ईच एजेंसी हैज अ रोल टू प्ले। ठीक है, और हर किसी का अपना अपना काम है। रशिया का जो मेनली काम होता है कि यहां से एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजना, ऊपर से नीचे लाना, इसके अलावा डेब्रिक से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टकराने से बचाना। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अभी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज नॉट वेल, फीवर काफी ज्यादा था। तो कभी भी ऐसी चीजें रहा करें, परेशान मत हुआ करो, मैं आगे के सेशंस में उनको कवर कर लूंगा। ठीक है, जैसे अभी लास्ट 2 दिन से ये आपका जो ज्योतिमठ वाला जो न्यूज था, काफी न्यूज में था, आज हमने कवर कर लिया। ऐसे कल कुछ और पुराना उठा लेंगे। ठीक है, वैसे तो आज की न्यूज़पेपर में भी आया था ज्योतिर्मठ वाला। द ISS इज बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान एंड कनाडा। चाइना भी अपने 2 प्रीवियस स्टेशन भेज चुका है, टिंगोंग 1, टिंगोंग 2 करके ट्रायल बेसिस पे, और अब तो उनका टिंगोंग वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल के लिए हम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद है फेबलमंस
एंड बेंशीज विन टॉप अवार्ड एज हॉलीवुड री-इम्ब्रेंस गोल्डन ग्लोब्स। क्या है? द फेबलमस एंड स्टीवन स्पिलबर्ग्स मूवी इंस्पायर्ड बाय हिज टीन ईयर्स एंड डार्क कॉमेडी बेंशीज ऑफ इनशेरिन, इनको टॉप मूवी का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर, जिसमें अभी हमने सिंगिंग वाला हमारे देश को मिला था वो सुना, तो उसी में ये दो मूवीज जो हैं ये टॉप अवार्ड जीतती हैं। इसके बाद इंडिया ग्रोथ टू स्लो 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 24, ऐसा कौन बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। ठीक है, चलो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का ही नाम बता दो, बताओ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताओ। नहीं पता हो तो बताना, वरना कल के सेशन में मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि जो कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट, मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी आए तब भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का क्या सीन है, इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है हॉकी वर्ल्ड कप ऑफ टू स्पेक्टिकुलर स्टार्ट। ये अच्छे से करना है यार, इस बार इंडिया में हो रहा है। वैसे तो लास्ट 2 ईयर से क्लैट ने स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पर कहीं लिखा नहीं कि हम स्पोर्ट्स से नहीं पूछेंगे। 5-6 साल से यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा था, लेकिन लास्ट ईयर पूछ लिया था। तो किसी भी आप एग्जाम को कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि ऐसे ही पूछता है, कुछ भी आ सकता है। और ये अच्छी न्यूज है, देश की न्यूज है, तो पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो हॉकी वर्ल्ड कप अभी इंडिया में हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को। बहुत बड़ा स्टेडियम है, बनाया जा रहा है। 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भुवनेश्वर एंड राउरकेला में होगा। ये बिरसा मुंडा वाला जो स्टेडियम है ये आपका राउरकेला में है। आपको पता होगा कि ओडिशा स्टेट जो है इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर करता है, और उड़ीसा के अंदर काफी पॉपुलर गेम है हॉकी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट एडिशन जो है हॉकी वर्ल्ड कप का 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971। और ये वाला जो 1971 का वर्ल्ड कप था ना, ये पाकिस्तान ने जीता था। किसने जीता था गाइस? पाकिस्तान ने। इसके बाद फिर स्पेन में चला गया था ये 1975 का। भारत को सॉरी नेक्स्ट जो है वो स्पेन को चला गया था 2 ईयर्स में तब होता था। ठीक है, 1975 में इंडिया में भी होने वाला था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको मलेशिया शिफ्ट कर दिया गया था। पहले हर 2-2 साल में होता था, 1982 से इसको 4 साल के गैप में करने का घोषणा कर दी गई। चलो ये बताओ लास्ट वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? पाकिस्तान वॉज द इनॉग्रेट वर्ल्ड कप विनर। ठीक है, लास्ट वर्ल्ड कप जो है आपका बेल्जियम ने जीता था, किसको हराते हुए? नीदरलैंड को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट वर्ल्ड कप बेल्जियम ने जीता था और हराया किसको था गाइस? नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी रिगार्डिंग हॉकी वर्ल्ड कप एंड आई होप आपको क्लियर हुआ हो। देखो एक क्वेश्चन कल मेरे से किसी ने पूछा था परसों के सेशन में कि सर फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे हम क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं? तो बहुत ही मतलब अगर कोई लॉ स्टूडेंट इसको देखेगा तो उसको बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन आप क्योंकि क्लैरिटी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके पर्सपेक्टिव से सिली नहीं है, क्योंकि आपको लॉ की तो नॉलेज अभी नहीं है ना। तो देखो फंडामेंटल राइट वायलेट जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने पे आपके पास 2 रेमेडीज हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 में जा सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा रिट चलती हैं, इन दोनों ही जगहों पे जाने के लिए रिट डालते हो आप। रिट 5 तरीके की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्सेशरी, क्वी वारंटो एंड मैंडेमस। ठीक है, ये रिट का भी डिटेल में अपने आप में पर्पस होता है, वो हम किसी और सेशन में देख लेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज है, ये समझ लेना। फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी रिट नहीं डलती है। अगर आपने जॉली एलएलबी का पहला पार्ट देखा होगा ना, आपको ये बात समझ में आएगी कि उस मूवी के अंदर ये चीज गलत दिखाई थी कि जिला न्यायालय के अंदर उन्होंने रिट डाल दी थी अरशद वारसी ने, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिट तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ही डल सकती है। ज्यादातर रिट जो है ना वो हाई कोर्ट में डालते हैं, फिर वहां अगर आपको सही चीज नहीं मतलब फैसला अपील करना होता है या अच्छा नहीं लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। मोस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिट पहले ही फिल्टर कर दी जाती है कि आप हाई कोर्ट में चले जाओ। तो ये एक बेसिक तरीका है जो फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे हमारे देश में होता है।
चलिए, मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे को पता है बहुत क्वेश्चन पूछने का मन करता है, लेकिन यही है कि आप लोग रिस्पॉन्स कमेंट में कितना करते हो वाली बात है, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो अपना सीख लेना। राइट टू इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट ना केरला हाई कोर्ट ने कहा था, किस केस में कहा था ये बता देना, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल हमारे सेशन में। जय हिंद, जय भारत।